दोस्तों नमस्कार। जो हम सीरीज चालू किए हैं एंशिएंट इंडिया का, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी दो, चाहे यूपी पीसीएस दो, चाहे अभी यूपी पीसीएस का मेंस होने वाला है, या बीपीएससी दीजिए, या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर का दीजिए, चाहे आप जीआईसी प्रवक्ता जो यूपी में निकला हुआ है उसको दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये जो सेक्शन है आपको पूरा कवर होगा। बस शर्त है कि आप कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखें। आज जो हमारा टॉपिक है लेटर वैदिक एज, जिसको हम कहेंगे उत्तर वैदिक काल, वैदिक पीरियड का उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है वो कहते हैं 1000 से लेके फ्रॉम 1000 टू 600 बीसी, इसको कहते हैं लेटर वैदिक एज। सबसे पहले आता है कि लेटर वैदिक एज को जानने के सोर्स क्या हैं। तो मैंने कहा था कि लेटर वैदिक एज को जानने के सोर्स क्या होंगे, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये सब के द्वारा हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। 1000 से 600 बीसी के बारे में जानकारी, मतलब सामवेद देता है, यजुर्वेद देता है, अथर्ववेद देता है, ब्राह्मण लिटरेचर देते हैं, आरण्यक देते हैं, उपनिषद देते हैं। इन सब के द्वारा हमें इस काल की जानकारी मिलती है। अदर आता है कि सबसे पहले आता है कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद में ये गंगा यमुना बाउंड्री बनाती हैं। तो कहते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में अगर आ जाए, शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का। मैंने कल बताया था यजुर्वेद का ब्राह्मण लिटरेचर क्या है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, भौगोलिक विस्तार दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण में भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की जानकारी मिलती है। भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। इसमें कहा गया कि विदेथ माधव की कहानी है, द मेंशन द स्टोरी ऑफ विदेथ माधव। विदेथ माधव ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। विदेथ माधव की कहानी है, कहा गया है कि विदेथ माधव ने जो है ये आग लेके चला और सदानीरा नदी तक पहुंच गया, बिहार तक, जो गंडक कहते हैं वहां तक पहुंच गया। आग को जलाते हुए लोग चले, जीप पे आग लेके चला की स्टोरी दी जाती है। और उत्तर वैदिक काल में लोग बिहार तक पहुंच गए, मतलब जब भौगोलिक विस्तार हो गया और पूरा का पूरा एरिया उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे मिल गया। सबसे पहले अगर पूछेगा कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की जानकारी किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण किसका वेद है, किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इस काल में कुछ नए चेंज हुए, जो मैं चेंज पहले आप जान लो, जो आपके क्वेश्चन के लिए जरूरी है। जो परिवर्तन हुए इस काल में, इकोनॉमी, शिफ्टिंग द इकोनॉमी फ्रॉम एनिमल रेयरिंग टू एग्रीकल्चर। इस काल में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। अब कृषि मेन इकोनॉमी हो गई। क्या हो गई? कृषि मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार हो गया। अब यहीं से पॉइंट निकालिए जो मेंस में अगर समझो, जो समझने के लिए, जब कृषि होगा तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी लाएगा। कृषि क्या करेगा? अस्थायित्व लाने की कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी लाएगा ये। अब लोग भूमि से जुड़ेंगे, तब राजा यहां क्या होगा? राजा अब भूमि का मालिक होगा। राजा क्या होगा? ये सब पॉइंट मैं बता रहा हूं कैसे। राजा क्या होगा? लैंडलॉर्ड होगा, भूमि का मालिक होगा। अब जब राजा भूमि का मालिक होगा तो राजा भूमि को बढ़ाना चाहेगा, तो राजा यहीं से क्या चालू करेगा? यज्ञ चालू करेगा। अब देखो यहीं पे तो उत्तर वैदिक काल से ही बड़े बड़े यज्ञ चालू हुए। रासु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ की शुरुआत हो जाती है। अब राजा सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, राजा पावरफुल व्यक्ति हो गया। अब राजा किसका मालिक हो गया? जनपद का मालिक हो गया, हेड ऑफ द जनपद। ऋग्वेद में क्या था? जन का मालिक था, यहां जनपद का मालिक हो गया। राजा बड़े बड़े क्षेत्र बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि राजा क्या है? भूमि का मालिक है। क्योंकि राजा का मेन क्या है? इकोनॉमी बूस्टअप करना। ऋग्वेद में क्या था? इकोनॉमी का मेन आधार पशु था। तो राजा किसके लिए लड़ता था? पशुओं के लिए लड़ता था। दे फाइट फॉर एनिमल।
यहाँ किसके लिए? भूमि के लिए, क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतना बड़ा राज्य माना जाएगा। तो ये परिवर्तन कहाँ से आने लगा? एग्रीकल्चर से। इकोनॉमी पूरी चेंज होती है और सब कुछ बदल जाता है। तो इसी बदलाव को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिएगा जो मेन की पॉइंट है कि चेंज जो होता है, क्योंकि इकोनॉमी सब कुछ कहा देती है, इकोनॉमी एक बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखो ज्वाइंट परिवार कैसे टूटा? जब सर्विस इकोनॉमी आई तो एक घर में तो एक ही जगह पे सर्विस मिलेगी नहीं, एक लड़के को सर्विस वहाँ मिली, एक लड़के को सर्विस यहाँ मिली। अब वो बेचारा वहाँ रहते रहते अपना मकान ले लिया, वो वहाँ ले लिया और धीरे धीरे अलग अलग विखंडन चालू हो गया। तो कहते क्या है कि व्यक्ति नहीं करता, समय और परिस्थितियाँ परिवर्तन कराती हैं। तो यहाँ पे अब जब मेन इकोनॉमी एग्रीकल्चर होगा तो समाज में काफ़ी बदलाव आएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव आएगा, सोशल कंडीशन में बदलाव आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव आएगा। इसी चेंज को समझना। और आप देखो इसी चेंज को अगर आज अप्लाई करोगे ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इनके समाज की विशेषता क्या है। इसीलिए कहते हैं यूपीएससी क्या करता है, हिस्ट्री के बाद पढ़ाता है सोशल इशू। तो अगर आप यहाँ ये समझ जाओ तो समाज को समझना, समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, इजिली आप उसको एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इसलिए इसको वीडियो को बड़ी ध्यान से समझिएगा तो लगभग आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप अपना क्वेश्चन लगाते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? अगर हम देखें यहाँ पे मुद्दा देखें तो राजा क्या था यहाँ पे। अगर सबसे पहले हम पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति ही देखते हैं तो सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि राजा जो है अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, राजा भूमि का मालिक हो गया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैंने बताया था कि उस समय छोटे छोटे ग्रुप थे, कबीले थे, अब ज्वाइंट होने लगे, कबीले आपस में जुड़ के बड़े राज्य बनने लगे। कबीले आपस में जुड़कर बड़े राज्य बनने लगे। ये क्या होने लगे? आपस में जुड़ने लगे और जुड़ के क्या करने लगे? बड़े राज्य की अवधारणा देने लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुरु, आपको याद होगा उत्तर वैदिक काल का एक बड़ा फेमस राज्य बना कुरु। कुरु किससे बन के बना? और एक बना पांचाल। कुरु बना पुरु और भरत को लेके। पुरु और भरत दो राज्य मिलके, दो कबीले मिलके एक बड़ा राज्य बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कुरु, जो उत्तर वैदिक काल का एक बड़ा पावरफुल राज्य माना जाता है। दूसरा बनता है पांचाल। ये क्वेश्चन है, सब याद रखिएगा, पूछा जाता है। पांचाल किससे मिलके बनता है? क्रीवी और तुर्वस। इन दोनों से मिलके बनता है पांचाल। क्रीवी और तुर्वस से मिलके बनता है पांचाल। और कुरु और पांचाल इस काल के फेमस राज्य बनते हैं, बड़े राज्य बनते हैं। तो कहने का मतलब कहता है कि अब छोटे छोटे कबीले मिलके बड़े राज्य की अवधारणा आने लगी। और आप देखोगे उत्तर वैदिक काल के लास्ट में 16 महाजनपद आते हैं, 16 बड़े राज्य बनते हैं जिसको कहते हैं 16 महाजनपद। और इसी में एक मगध आता है जिससे भारत का इतिहास चालू होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ऐसे ही होना चालू हो जाता है। 600 BC के बाद चीज़ें बदलने लगती हैं, छोटे छोटे राज्य मिलके बड़े राज्य की अवधारणा आते हैं। और उदाहरण के लिए कुरु और पांचाल इस काल के सबसे फेमस राज्य हैं। कुरु पुरु और भरत से मिलके बनता है और पांचाल क्रीवी और तुर्वस से मिलके बनता है। पॉइंट क्लियर दोस्तों? इसके बाद याद रखिएगा, देखिए एकदम मैं क्लियर बता रहा हूँ, जिनको भी कोई डाउट हो फ़ोन नंबर दिया रहता है, आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, कोई डाउट आता है तो। ये धीरे धीरे मतलब अगर आप सही से जुड़ते हो तो पूरा इतिहास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। इतिहास के कारण आपको कोई दिक्कत किसी भी एग्जाम में, लाइक आप यूपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो, यूजीसी नेट दीजिए, कहीं कोई एग्जाम दीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इस काल में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है इसके बाद समाज में, राजा अपने पावर को बढ़ाने के लिए यज्ञ की शुरुआत हो जाती है। बड़े बड़े यज्ञ चालू हो जाते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ। ये राज्याभिषेक क्राउनेशन से संबंधित था, राज्याभिषेक से।
अभी जैसे अब मान लो राजा सामान्य व्यक्ति लग रहा है, अब जब यह यज्ञ हो जाएगा तो राजा को दैवी पावर मिल जाता था। अब राजा सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, राजा पावरफुल व्यक्ति हो गया। तो राजा जब गद्दी पे बैठता था तो एक यज्ञ होता था जिसका नाम है राज्याभिषेक। इसके बाद एक यज्ञ होता था वाजपेय, जो खान पान से जुड़ा हुआ था। रथ दौड़ होता था वाजपेय यज्ञ, जो फूडिंग खान पान से जुड़ा हुआ था। अश्वमेध यज्ञ, आपको याद होगा यही यज्ञ भगवान राम ने किया था कि ये पावर को दिखाता है कि जहां जहां घोड़ा जाएगा वो पूरा एरिया क्या होगा, आपका अपना होगा। अगर कोई बीच में उसको रोकता है तो चैलेंज आपको, उसको या तो आपकी सुप्रीमेसी स्वीकार करेगा या आपसे युद्ध करेगा, जो जीतेगा उसको माना जाएगा। और जब तक आपकी सभी लोग सुप्रीमेसी स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप चक्रवर्ती सम्राट की जो अवधारणा है वो पूरी नहीं होगी। तो ये राजा अपने पावर को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ चालू हो गया, रासु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। एक यज्ञ अग्निष्टोम, जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ की विशेषता ये थी कि इस यज्ञ को करने वाले को 1 साल पहले से ही सात्विक जीवन जीना पड़ता था। तो ये बड़े बड़े यज्ञ चालू हो गए, राजा पावरफुल होने लगा। बात आती है पॉलिटिकल कंडीशन में, अभी भी सभा समिति विदत दिखाई नहीं देता। सभा समिति की भूमिका थी, विदत दिखाई नहीं देता। इसके अलावा राजा को सहायता करने के लिए अधिकारियों का एक ग्रुप होता था जिसको रत्नी कहा जाता था। रत्नी, अधिकारियों का समूह होता था जिसको रत्नी कहते थे। बढ़ई, सोने के काम करने वाले, चांदी के काम करने वाले, अलग अलग ग्रुप होता था जिसमें बढ़ई का महत्व काफी ज्यादा था। ये अलग अलग अधिकारी होते थे जो होते थे जिसके थ्रू राजा सहायता करता था, मतलब राजा को प्रशासन में सहायता करते थे। सभा विदत की भूमिका अब नहीं दिखाई देती, विदत का रोल नहीं दिखाई देता। अब आती बात मुद्रा की, तो मुद्रा का प्रयोग था लेकिन सामान्य लेन देन में अभी भी वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम ही चला आ रहा था। तो ये परिवर्तन थे। इसके अलावा सब कुछ चीजें समान थी, जो ऋग्वेद में था वही लेटर वैदिक एज में था। अर्थात अभी भी टैक्सेशन बड़े लेवल पे डेवलप नहीं हुआ था, अभी भी नौकरशाही डेवलप नहीं हो पाई थी, अभी भी राजा इन्हीं चीज़ों पे निर्भर करता था। ये चीज़ें परिवर्तन रहा। लेकिन 600 BC के बाद धीरे धीरे समाज स्टेबल होने लगा, राजनीतिक व्यवस्थाएं बदलने लगी। ये पॉलिटिकल चेंज था जो दिमाग में रखिएगा। अब आता है समाज में क्या चेंज हुआ। अगर हम बात करें लेटर वैदिक एज के समाज में क्या चेंज हुआ, तो सोसाइटी में जो सबसे बड़ा चेंज होता है, अब वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और जाति में कन्वर्ट हो गई। जाति में बदल गई, वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, रिजिड हो गई और वो जाति में बदलना, जाति में बदल गई। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया इसके बाद, यहां पे समाज में जब जाति व्यवस्था आई तो समाज में 2 वर्ग दिखाई देता है, प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय ये प्रिविलेज क्लास हो गए, विशेषाधिकार वर्ग हो गए। प्रिविलेज क्लास हो गया ब्राह्मण, अर्थात ये प्रोडक्शन नहीं करते थे, दे डिड नॉट डू एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ये किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते थे, बट दे हैड राइट टू कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन, लेकिन इन्हें प्रोडक्शन पे नियंत्रण करने का अधिकार था। मतलब ये किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते थे, ये उत्पादन पे इनका नियंत्रण था। अर्थात आप देखिए क्या करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय में आपस में शुरुआत में एक ज्वाइंट वेंचर दिखाई देता है। आप देखिए दोनों के हित कैसे जुड़े थे। क्षत्रिय राजा को पावर कौन देगा, ब्राह्मण, ब्राह्मण यज्ञ कराएगा, यज्ञ के थ्रू ही क्या मिलेगा, आपको पावर मिलेगा। और इसके बदले में क्षत्रिय ब्राह्मण को क्या देगा, पैसा देगा, दान देगा, दक्षिणा देगा। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के इंटरेस्ट म्यूचुअली एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जुड़ रहे थे, और दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रोडक्शन ना करते हुए भी इनका प्रोडक्शन पे पूरा कंट्रोल था। अब प्रोडक्शन कौन करेगा, तो प्रोडक्शन करने वाला एक ही वर्ग था, वो था वैश्य। वैश्य और शूद्र वो नॉन प्रिविलेज में आते थे। वैश्य उत्पादन तो कर रहा था, अर्थात ही वॉज रिच, यह अमीर था, लेकिन इसको अभी भी
पॉलिटिकल राइट वो नहीं मिल रहे थे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास थे। तो ये क्या करेगा, अपनी स्थिति से परेशान होगा। बड़ा खराब कंडीशन होता है जब आपके पास पैसा है लेकिन आपको इज्जत नहीं मिल रही है। तो ये क्या करेगा, विरोध करेगा और ये चाहेगा कि एक ऐसा धर्म आए जहां में बराबरी की बात की जाए। और ये लोग सपोर्ट किसको करेंगे, एक नए धर्म को, और एक माहौल बनेगा एक नए धर्म के आने का, और जो 600 BC में आता है बुद्धिज्म है और जैनिज्म। तो देखिए बैकग्राउंड जब तक याद रखिएगा, जब तक मैं लाख पढ़ा रहा हूं, अगर आपको डिमांड नहीं होगा, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है। तो कहते हैं जब डिमांड होगा तो रात को 2 बजे आप पढ़ाई करोगे। तो कहने का मतलब होता है कि 600 BC तक आते आते समाज में एक विभाजन दिखने लगा, एक वर्ग चाहने लगा कि एक नया धर्म आए, एक नई व्यवस्था आए जिसमें हमें इक्वलिटी की बात की जाए, हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए, हमें बराबर देखा जाए। और वो डिमांड क्या करेगा, एक नए धर्म की डिमांड करेगा। तो 600 BC तक आते आते एक नए धर्म की डिमांड होनी चालू हो जाएगी। तो वैश्य, लेकिन हाँ वैश्य उत्पादन करता था, उत्पादन पे पूरा नियंत्रण था, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल राइट इसको अभी उस लेवल के नहीं थे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय को थे। शूद्र, अब देखिए यहाँ पे एक और विभाजन दिखाई देता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को हम द्विज कहते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को हम द्विज कहते थे। मतलब इनका क्या था कि उपनयन संस्कार होता था, अभी उपनयन संस्कार होता था, लेकिन शूद्र का उपनयन संस्कार बंद हो गया। जनेऊ संस्कार बंद हो गया। इसके अलावा अगर परिवर्तन देखें, और परिवर्तन क्या रहा, और सब चीजें जो थी सेम थी। महिलाओं की स्थिति कंपैरेटिवली गिरावट आती है, उनको बुराइयों में, मतलब पहले की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति में, अभी भी वो पढ़ी लिखी बिरसी होती थी, लेकिन पहले की अपेक्षा बुराई, मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ी सी स्थिति में इनकी गिरावट दिखाई देती है। इनका महिलाओं का भी उपनयन संस्कार रुक गया, उपनयन संस्कार होना बंद हो गया, इनको बुराइयों में गिने जाने लगा, लेकिन ओवरऑल और स्थिति सब सेम थी। दास्ता थी, यहाँ भी सेम था, कोई शाकाहारी मांसाहारी थे, वस्त्र जैसे वहाँ, मतलब और कोई परिवर्तन नहीं आता। समाज में यही परिवर्तन आता है कि एक विभाजन दिखाई देता है, एक प्रिविलेज क्लास, एक नॉन प्रिविलेज क्लास। प्रिविलेज क्लास में ब्राह्मण और क्षत्रिय, वही जो पॉलिटिकल परिवर्तन हुआ, राजा को क्या चाहिए, पावर। पावर जब राजा भूमि से जुड़ेगा, पावर कौन देगा, यज्ञ। तो यज्ञ कौन कराएगा, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़ने लगे, इसका फायदा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर। इसके बाद अगर हम धार्मिक परिवर्तन की बात करें, रिलीजन में क्या परिवर्तन आया, तो सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि इंद्र अग्नि का वो महत्व नहीं रहा जो पहले था। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्व आता है प्रजापति का, प्रजापति का महत्व हो गया। ब्रह्मा और रुद्र आ गए, सॉरी विष्णु और रुद्र का महत्व बढ़ गया। इसके अलावा इस काल में हर वर्ण के अपने देवता होने लगे, कुल देवता की अवधारणा आ गई, कुल देवता की अवधारणा आ गई। इस काल में कुल देवता की अवधारणा आ गई। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। अभी क्या था आपको याद होगा, मैंने बताया था ब्राह्मण लिटरेचर, अब इस समय कर्मकांड के महत्व बढ़ गए। मतलब जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि मंत्रों के मंत्र थे, लेकिन बल किस पे दिया जा रहा था, कर्मकांड पहले भी थे, लेकिन कर्मकांडों का महत्व कम था। अब कर्मकांडों का महत्व क्या हो गया, बढ़ गया, कर्मकांड बढ़ गए, बलि दी जाने लगी, चढ़ावे दी, इनका महत्व बढ़ गया इस काल में। क्लियर। ये परिवर्तन आए, धर्म में परिवर्तन ये आया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि और जो विचारधारा में परिवर्तन आया, धीरे धीरे क्या करते हैं कि एक अवधारणा आती है, अगर आप पढ़े होंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, मानवीय जीवन को कैसे बांटा गया, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये तीनों अवधारणा शुरू में आ गई, उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, मतलब एक मानव जीवन को 25 साल आप पढ़ाई लिखाई करिए, नैतिक जीवन दीजिए, 25 से 50 गृहस्थ जीवन, जिसमें 4 काम होते हैं मानव के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इसके बाद उत्तर वैदिक काल के लास्ट के बाद जावलो उपनिषद में, लिख लीजिएगा जावलो उपनिषद, में चारों आश्रम की जानकारी मिलती है।
चारों आश्रम की जानकारी मिलती है। जावलो उपनिषद में चारों आश्रम की जानकारी मिलती है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम की जानकारी दी जाती है जावलो उपनिषद में। तो इस तरीके से मानवीय जीवन को भी व्यवस्थित करने का काम इसमें चालू हो गया। मानव का जीवन क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही चार कार्य हैं। या तो आप धर्म के लिए काम करते हो, अर्थ मतलब पैसा कमाने के लिए काम करते हो, काम परिवार के लिए, मोक्ष के लिए काम करते हो। तो इस तरीके से मानव इस फिलॉसफी लास्ट तक आते आते आने दर्शन आने लगा। तो जैसे जैसे कर्मकांड बढ़ने लगा, उसका विरोध में आप देखिएगा धीरे धीरे चल के लास्ट समय तक इंटरनल रिफॉर्म में उपनिषद की भी अवधारणा आ जाती है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक तरीके का ये आंतरिक सुधार था, जिसमें कर्मकांडों का विरोध करके किया गया, ब्राह्मणों की जो वर्चस्व था कि इसको विरोध किया गया, और एक आंतरिक सुधार वैदिक धर्म में जो चालू हुआ, उपनिषद की अवधारणा भी आने लगी, फिलॉसफी ऑफ द स्कूल जो दार्शनिक स्कूल विचारधारा है वो भी आने लगी लास्ट तक आते आते। तो उत्तर वैदिक काल के ये परिवर्तन होता है धर्म में और सामाजिक विचारधारा में, ये परिवर्तन आता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के लास्ट तक 600 BC में, जो हम अगली क्लास में देखेंगे, 600 BC तक आते आते समाज में कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसपे हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम और आर्थिक प्रॉब्लम। यही उत्तर वैदिक काल का समय है। इकोनॉमी में जो बड़ा परिवर्तन दिखा देता है, लोहे का प्रयोग चालू हुआ पहली बार लेटर वैदिक एज में ही। इकोनॉमी में अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमी में अगर याद रखिएगा तो उत्तर वैदिक काल में मेन इकोनॉमी क्या हो गई? कृषि। कृषि शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों प्रक्रियाएं, जुड़ा, कटाई, बुआई, जुताई, ये इन प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया। बुआई, चारों जो कृषि की चार प्रक्रियाएं होती हैं, पहले बोया जाता है, जुताई, फिर जुताई होती है, बोया जाता है, कटाई होती है, मड़ाई, चारों प्रक्रियाओं का वर्णन दिया गया। उत्तर पृथ्वैन्यू, सबसे पहले अथर्ववेद में कहा गया कि पृथ्वैन्यू ने हल चलाया, ये नाम आता है पृथ्वैन्यू। तो कृषि की चारों प्रक्रियाओं की जानकारी मिलती है, काठक संहिता से भी जानकारी मिलती है। तो कृषि थी, लोहे का प्रयोग चालू हो जाता है, इसने और भी उत्पादन को बढ़ाएगा। तो लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में ही चालू हुआ, जिसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। पशुपालन था, लेकिन मेन इकोनॉमी कृषि हो गई। इसके अलावा हम देखें तो धीरे धीरे शिल्पकार, अब जब ये होगा परिवर्तन तो धीरे धीरे 600 BC में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी परिवर्तन पे चर्चा करेंगे कि 600 BC में, और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, और उसमें हम ये 3 चीज़ें देखेंगे। फैक्चुअल पूरा देखेंगे, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे, पूरे फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या फैक्ट है, 600 BC की प्रॉब्लम है। और इसके बाद हम आएंगे मगध का, राइज ऑफ मगध और 16 महाजनपद पे चर्चा करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए कोई भी दिक्कत हो तो नंबर दिया है, आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। बस आप वीडियो देखिए, कोई अगर डाउट आता है तो भी आप जुड़े रहिए, पेपर लगाइए, जो भी आपको देना है, यूपीएससी देना है, हाँ यूपी पीसीएस के जो लोग मेंस देना है उन पे भी हम उनको भी चर्चा करेंगे, उनको भी बताएंगे कि क्या क्या कैसे चीज़ें हैं, ये कैसे करना है। जो मेंस के क्वेश्चन आए वो भी डिस्कस होंगे। ये पूरा इतिहास के पूरे पैटर्न को ड्यूरिंग क्लास में आपको बताया जाएगा। कई लोगों ने कहा कि साउथ, तो साउथ का एक एक टॉपिक पे हम वीडियो बना के आपको बताएंगे, संगम काल के पूरे इतिहास को बताएंगे। बस आप पेशेंस के साथ वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको हम जो है बेहतर तरीके से, मतलब आपका एंशिएंट का कोई भी एरिया बचेगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन आए आप 100% 90 से 95 ऊपर, अब आपकी मेहनत आप करते हो तो क्वेश्चन कर लोगे। तो बस आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं और फिर आपसे चर्चा करते हैं, इन टॉपिकों पे हम डिस्कस करते हैं। आप भी पढ़ के आइए। धन्यवाद।